हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। तो आइए देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो पृथ्वी जो है ना वो गोल नहीं है, ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी हुई है और मध्य भाग में से यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है, जिसको इंग्लिश में जियोड कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अभी ग्लोब देखिए, ये पृथ्वी का ही प्रतिरूप है एक तरह से। किस तरह से ये अपने अक्ष पे झुका हुआ बता रखा है, इसको ये इसकी अक्ष है और ये इस तरह से ग्लोब दे रखा है। ग्लोब विभिन्न आकार के एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई सुई नहीं होती है। ये अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये देखिए, ये ग्लोब में जो सुई लगी हुई है यहाँ पे, ये जो नीचे जो बिंदु है वो, और ये ऊपर एक बिंदु है। तो ऊपर वाला बिंदु जो जो होता है उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव होता है जो दक्षिण ध्रुव होता है। दक्षिणी बिंदु जो होता है वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। और ये सुई लगी हुई होती है, जिससे क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई वगैरह नहीं होती। वो तो इसको ऐसे वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रूप से ऐसे ही माना है। और ये ग्लोब में तो क्या, ग्लोब को स्थिर करने के लिए, यहाँ पे फिक्स करने के हिसाब से लगा के बताया हुआ है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण, इसके अलावा इस पर फिर ग्लोब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। पृथ्वी भी पश्चिम की से पूर्व की ओर घूमती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पूर्व में उदय होता है और फिर पश्चिम में अस्त होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है ना, उसकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पृथ्वी किस ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती जो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ये एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब देखिए, तो पृथ्वी के ये डॉट डॉट आपको चित्र में देखिए, ये डॉट 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 जो लाइन दिख रही है, ये जो क्या है, ये विषुवत वृत्त है। ये पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है
उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें जो ये बराबर समांतर रेखाएं दिख रही है आपको, ये सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये देखो इधर नीचे भी ऐसे, ये 20 डिग्री, फिर इधर 40 डिग्री, 40 डिग्री दिख रही नहीं है इसमें चित्र में, लेकिन इस तरह से ही होगा ये। तो ऊपर ये जो विषुवत रेखा होती है ये 0 डिग्री होती है, तो ऊपर फिर चलेगा ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, यहाँ पॉइंट तक उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री होता है। और ऐसे ही दक्षिण में चलेगी ये, इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, फिर 90 डिग्री पॉइंट इधर दक्षिण ध्रुव, लेकिन वो अभी इसमें चित्र में दिख रहा नहीं है ना। इसके बाद देखिए, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा दक्षिणी 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत रेखा वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो अब ये चित्र में देखिए आप वापस, जो ये विषुवत वृत्त है इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा है वो सब उत्तरी अक्षांश कहलाती है, और दक्षिण में जो है वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। और ये पूरा सर्कल है, इधर से देखिए 0 डिग्री से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 90 डिग्री तक होता है। तो 90 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि यह 90 अंश हिंदी में, क्योंकि जो पूरा गोला सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 डिग्री, ये विषुवत वृत्त तक इस गोले का 1/4 होता है। तो ये 360 डिग्री का 1/4 के तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से लेके ये 90 डिग्री तक होगा। ऐसा इधर 0 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री इधर भी होगा। तो इधर 0 से इधर चलेगा 1, 2, 3, 4, 90 इधर, और 0 से इधर भी चलेगा 1, 2, 3, 4। लेकिन इधर जो चलेगा उसमें साथ में उत्तरी भी जोड़ना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश होता है ना, इसलिए नीचे वाले भाग में दक्षिणी जोड़ना पड़ेगा, जिसको ऐसे लिख के दर्शाते हैं, द लिख के, और दक्षिणी अक्षांश। तो इस तरह से ये चलेगा। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारे से भी आप कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब उदाहरण के देखिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तरी 20 अंश में है और बेलो जो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में देखिए आप, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो अब चित्र देखिए आप, ये देखिए बता रहा है कि चंद्रपुर तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो चंद्रपुर तो इधर है कहीं, ये 0 डिग्री हो गया है ना, तो ये 23 डिग्री दिख रहा है ना, तो इससे इसके नीचे कहीं कहीं होगा, इधर है ना, यहीं क्योंकि इंडिया आता है, तो यहाँ 20 डिग्री मान सकते हैं उत्तरी अक्षांश। और जो ब्राज़ील वाला बता रखा है उसने, वो 0 डिग्री यही इसके दक्षिण में, तो ये 23 डिग्री वाली लाइन होगी इसके थोड़ा सा ऊपर इधर, फिर दक्षिणी अमेरिका में आता है ब्राज़ील, इधर वो बेलो होरिजेंटे होगा। इसके अलावा जो ये विषुवत वृत्त है उससे दूर, जैसे हम दूर जाते रहेंगे तो अक्षांशों का आकार घटता जाएगा। देखिए अब यहाँ से इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ऐसे होता था, घटता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये है
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव का वृत्त, और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये भी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं। अब देखिए, अब ये इसमें दिखा भी रखी चित्र में, देखिए ये 23.5 डिग्री वाला कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण वाला मकर रेखा। इसी तरह ये 66 डिग्री वाला उत्तर, और ये 66 डिग्री दक्षिण। यहाँ पॉइंट पे होता है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, इधर दक्षिण ध्रुव पॉइंट पर 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर। ये 0 डिग्री होगी आपकी। अब आगे देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इसके बीच में जो क्षेत्र है, एरिया है, इसमें सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ऊपर रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और इसी को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाला क्षेत्र है जो है कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है। मतलब कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे की तरफ सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं जाता है, दोपहर वाला सूर्य। दूर ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, ये कर्क रेखा है और ये उत्तर ध्रुव व्रत है। इसके बीच में सूर्य थोड़ा हल्का तिरछा रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसे। ऐसे इधर नीचे की तरफ मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये दक्षिण में इसलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये उत्तर में तो इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बाद देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये जो उत्तरी शीत कटिबंध है और उत्तर ध्रुव, इसके बीच में सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तरी शीत कटिबंध इसे कहते हैं उत्तर में, इसलिए। और ऐसे ही इधर दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच में भी दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। अब ये चित्र में भी देख लीजिए आप, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टॉर्च का सीधा प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे प्रकाश कम जगह में फैलेगा और तेज होगा फोकस। इसी तरह इधर ये ऐसे तिरछे पे भटकेंगे तो प्रकाश फैल जाएगा और थोड़ा प्रकाश ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा और टॉर्च का प्रकाश थोड़ा कम होगा। तो सीधे पड़ेगा वहाँ जगह गर्मी ज़्यादा होगी और जहाँ पे तिरछी होगा वहाँ पे कम होता जाएगा। इसके बाद देखिए, देशांतर क्या है।
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए ये सब जो लाइंस दिख रही है ना, ये देशांतर से है ना, जैसे खड़ी लाइनें जो होती है वो देशांतर होती है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। अब देखिए क्या नाम है, चित्र में देखिए, ये जो देशांतर है लाइनें हैं, इनकी बीच की जो दूरी है ना, ये भूमध्य रेखा पर या विषुवत वृत्त पर तो सर्वाधिक होगी और ध्रुवों की तरफ जाते हुए ये घटती जाएगी, देखिए आप, और ध्रुवों पर शून्य हो जाएगी। यहाँ पे देखो सब मिल गई आपस में, तो यहाँ पे तो शून्य हो जाएगी, ध्रुवों पे तो नीचे भी ऐसे मिल जाएगी। और ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर यहाँ पे इनकी बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, और ये ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी तो घटती जाएगी। समझ रहे हो, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये दूरी घटती जाएगी। और प्रत्येक अंश को मिनट और सेकंड्स में विभाजित किया जाता है, और ये अर्धवृत्त होते हैं। और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ये घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य जाती है। अब आगे देखिए, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है। जहाँ अक्षांश में तो अक्षांशों की लंबाई समान नहीं होती थी, बल्कि जबकि देशांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामात्र को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। इस यामात्र को प्रमुख यामात्र कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। अब देखिए, आप चित्र देखिए, आप ब्रिटिश राजकीय वेधशाला थी लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर। तो उस वहां से जो यामोत्तर दक्षिण देशांतरीय यामोत्तर गुजरती है, उसको उन्होंने 0 डिग्री मान लिया। देखो ये रही, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह से गुजर रही है जो लंदन में है, तो इसको इन्होंने 0 डिग्री मान लिया। किसी भी एक रेखा को मानना था तो इन्होंने इसको मान लिया, है ना, यहीं पे इनकी बैठक होती थी, तो उस हिसाब से। अब इसके इधर जाओगे तो पश्चिम की तरफ गिनेंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएगी इधर जाएंगे तो, और इधर जाओगे तो कहलाएगी क्या, पूर्वी देशांतर। इधर भी 180 तक गणना करते हैं, 180 देशांतर होते हैं। इधर भी 180 पश्चिमी, इधर पश्चिम लग जाएगा, और इधर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इधर भी 180 तक गिनती, इधर भी 180 तक गिनती। अब देखिए आप, ये जो 0 डिग्री है वो इधर से अपन गिन लेंगे, 1 2 3 4 180 डिग्री, तो वो इस साइड में आएगा, जस्ट इसके पीछे। और इधर से भी गिनेंगे तो वो भी इसके पीछे आएगा। तो वो 180 डिग्री, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एक ही रेखा है पीछे। और ये 0 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है। वो ये दोनों मिलकर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है।
ये तो पूर्वी भाग, पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये तो पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। समझ गए अब? ये 0 डिग्री और इधर 180 डिग्री है, उसी को 180 डिग्री पश्चिम देशांतर भी होती है, और वही रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी होती है। तो दोनों तरफ वो एक ही रेखा होती है। इस तरह से ये पूरी रेखा 360 डिग्री रेखाएं होती है। तो ये दोनों मिलकर पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में बांटती है, ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। और पहले अक्षांश विषुवत रेखा ने उनको बांटा था कैसे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर या अमोत्तरों के द्वारा ग्रिड को देखो। अब देखिए ये जो देशांतर रेखा है, जैसे ये देशांतर है और ये देशांतर है और ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, तो ये बीच में जो क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं क्या, ग्रिड। ये देखो कितने सारे ग्रिड बने हुए इसमें ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार कि ग्रिड के अक्षांश और देशांतरों से या अमोत्तरों से मिलकर बने हुए क्षेत्र को, छोटे छोटे जो बॉक्स बनते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। अब ये जो बता रहा, जो बिंदु देख लो भाई, उत्तर में तो 26 डिग्री अक्षांश देख लो और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर देख लो, और दो जो आपस में काटेगी वही क्षेत्र होगा, जहीं जैसे वो यहाँ इसके आसपास काटेगी कहीं। एग्जैक्ट देखना पड़ेगा इसमें, पूरा दिन लगा। जैसे ये 20 डिग्री है ना, इससे 26 यहाँ पे अक्षांश आएगी, और ये पूर्वी है ना, तो 90 डिग्री पूर्वी लगभग इधर आएगी शायद, कि 60, फिर ये 90 इधर के आसपास आएगी, तो ये थोड़ा उधर जाएगी शायद, यहाँ पे के आसपास कहीं होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को वैसे नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो ये तो ऐसे ही एक्टिविटी दे गई है, यहाँ पे दे रखी देगी। तब आप देखेंगे व्रत एक है उत्तरी अक्षांश, एक पूरी देशांतर पर स्थित, अन्य वृत्तों की स्थिति। अब देखिए ये सब देशांतर खींच लो, इनको नाम 1 2 3 दे दो। अक्षांश खींच लो, एक एक है गए, और फिर जो जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पे ढ ऐसे दे दो, फिर इसका स्थिति देख लो, ऐसे बताया भाई। अब ये देखिए, अब ये जो चित्र है ना, ये अब देखिए इसमें, ये मैप में बताया हुआ है। ये देखो, ये डॉट 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 आ रहा है ना, ये तो देखो 0 डिग्री है, इंग्लैंड से ना, ये ग्रीनविच ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, ये ग्रीनविच है ना, ऐसा ग्रीनविच, ये डॉट 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 जो है। अब इसके इधर जाओगे ना, तो ये तो इधर पश्चिम में चलोगे तो टाइम माइनस में होता है, और इधर पूर्व में चलोगे तो टाइम प्लस में होगा। तो इधर से चलोगे, देखिए +1 +2 +3 प्लस, ये टाइम जोन बटे हुए, ये +1 यहाँ तक, फिर +2, फिर +2 हो गया, +3 हो गया, +4 +5। तो ये भारत है ना, जो लगभग 5.5 दिखा ना, भारत में देखो 5 5.5 +5.5, तो ये ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे भारत। तो ऐसे इधर देखिए पूरा +11 तक है, इधर भी पीछे देखिए आप -12 तक है, और इधर भी +11 +1 इधर दिया हुआ +12। तो अलग अलग क्षेत्रों के टाइम जोन है ये। जैसे भारत 5 घंटे, ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। चाइना के 3 4 टाइम जोन है, +6 में भी चाइना दिख रहा है, +7 में भी दिख रहा है। इसी तरह इधर भी आप देखोगे तो
अमेरिका वगैरह में -7, -8 ये दिख रहा है। तो अलग अलग देशों का टाइम जोन है ये। पृथ्वी को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। अब देखिए आगे। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी परछाई बनती है। दोपहर में सबसे छोटी होगी, सूर्य ऊपर रहेगा सर पर, तो परछाई छोटी बनेगी। और सुबह सुबह और शाम को सूर्य साइड में होता है, तो परछाई लंबी बनेगी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। जो पश्चिम में, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्स पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनटों से, 4 मिनट है ना जी, तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है जब, तो दोपहर के उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतरी यामोत्तर में सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो फिर आप जो भी क्या नाम है, 4 मिनट से गुणा गुणा कर लो, जितनी भी डिग्री आपको आगे पीछे पूछे, तो उतना मिनट आ जाएंगे या फिर इतने घंटे आ जाएंगे। उसको या तो आगे होगी उससे, या तो या पीछे होगी। अगर पश्चिम में होगी वो, तो आगे होगी। पश्चिम में तो पीछे होगी और पूर्व में आगे होगी वो। ग्रीनविच से जो पूर्व होगा वो आगे होगी, पूर्व के क्षेत्र वाला, और पश्चिम के क्षेत्र में पीछे होगी। और किसी भी क्षेत्र में जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, तो उस समय दिन के 12 बजते हैं। जैसे मान लो भारत में दिन के 12 बजे आप देखोगे सूर्य आसमान पर ही होता है, तो 12 बजे दिन को जब उच्चतम बिंदु होता है, तो उसको दिन के 12 बजे के टाइम से लिया जाता है स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामात्रा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अतः भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूर्व देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गुजरात का द्वारका तो यहाँ पे है, इसका ये देखो देशांतरी है, 68 डिग्री पूर्व बता रखा है। और ये डिब्रूगढ़ बता रखा है असम का, वो यहाँ यहाँ तो नहीं, यहाँ है लगभग। ये तो लास्ट छोर बता रखा है भारत का, और ये भी लास्ट छोर है ना, तो द्वारका तो लगभग यही है, लेकिन असम का वो यहाँ है। तो इसका जो टाइम है, जो बीच में गैप, वो 1 घंटा 45 मिनट का है। असम में सूर्योदय और सूर्यास्त 1 घंटा 45 मिनट पहले लगता है द्वारका से।
तो इस टाइम में तो बहुत अंतर आ जाएगा। तो पूरे देश के लिए एक टाइम मानक सेट किया गया है जो है 82 डिग्री पूर्व, जो इलाहाबाद के बीच में आज इलाहाबाद से गुजरता है, मिर्जापुर नामक जगह से, इलाहाबाद से। तो ये पूरे देश के टाइम मानक टाइम मान लिया गया है इसको। तो इसके हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम एक ही चलता है। अब देखिए आगे। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7 साढ़े 7 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है? वो 5.5 घंटे आगे है भारत, मैंने बताया था ना आपको पहले। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, तथा यह यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय हो, भारत में तो एक ही मानक समय माना गया है 82 डिग्री रेखा के हिसाब से, इलाहाबाद से जो गुजरती है। लेकिन रूस में 11 मानक समय माने गए हैं, मतलब 11 अलग टाइम चलते हैं वहाँ। अलग अलग टाइम मतलब बहुत फर्क नहीं है उनमें, आधा घंटा 15 मिनट ऐसा फर्क होगा। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में माना गया। 24 घंटे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को टाइम जोन कितने 24 है पूरा। वो 24 घंटे होते हैं, इसलिए एक एक घंटे के हिसाब से 24 है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है, क्योंकि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री ही घूमती है इसलिए। तो इस तरह ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम्स में काम होने के हिसाब से, जैसे सीटेट वगैरह, केवीएस, डीएसएसबी वगैरह एग्जाम्स में टीजीडी पीजीडी के हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इसके आप क्वेश्चन आंसर भी करिए, इससे भी आपको सीधे कई बार ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर तो पूरा हो गया है ये। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार ध्रुवों से थोड़ा चपटा है और मध्य में से थोड़ा सा उभरा हुआ है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप वगैरह आप देख सकते। अक्षांशीय कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी जरूर लगाना, अगर दक्षिणी लगा दिया तो फिर मकर रेखा होगी वो। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? 3 ताप कटिबंध कौन से है? उष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है ना। इसके अलावा ये देखिए, प्रमुख यामुत्रा का मान है 0 डिग्री है ना। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीतकंठ ध्रुवों के बीच पाया गया, ध्रुवों के पास में पाया जाएगा ना। विषुवत व्रत, विषुवत व्रत के आसपास तो वो पाया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, उष्ण कटिबंध, क्योंकि वहां पर सीधे धूप पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है सूरज की। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360 है, मैंने बताया था आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।